हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी आता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ाएंगे, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वह एसएससी को हो या फिर किसी भी बिहार दरोगा वीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम का परीक्षा हो, इस पोर्शन से हमेशा प्रश्न एक दो प्रश्न पूछ रहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर बने रहें और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है कंपनी का शासन। देखिए कंपनी का शासन, कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1773 से 1858 तक। फिर 1858 के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में जो शासन करने का जो प्रणाली था वह कंपनी से छीनकर ब्रिटेन के रानी ने अपने हाथ में ले लिया। तो यही है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। कंपनी के पास भारत में शासन करने का जो अधिकार था वह 1773 से 1858 तक था, जो समय समय पर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लगाया गया था, जिसे काला कानून भी कहते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। क्या महत्व है फ्रेंड्स? देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आखिर क्यों पारित किया गया, क्यों लगाया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए, ईस्ट इंडिया के कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए भारत में यह कानून लगाया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो यह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, लगाया गया था भारत में, तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, यानी कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार को विश्वास हो गया, भरोसा हुआ। इस कानून का लगाने से कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली इस एक्ट के तहत। तीसरा है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्र का शासन हो गया। देखिए 1773 के अधिनियम की विशेषता, भारत में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था, तो इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? इसका कुछ अधिनियम के विशेषता भी होती है और कुछ अधिनियम के नुकसान भी होते हैं। तो 1773 अधिनियम जो था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके कुछ विशेषता भी है। तो देखिए क्या क्या विशेषता है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, यानी कि बंगाल का गवर्नर जो था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल था और उसके बाद इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए, गवर्नर जनरल छोटा होता है और गवर्नर छोटा होता है और गवर्नर जनरल बड़ा होता है, यानी कि गवर्नर का हेड होता है। तो बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल, जब गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल बनाया गया, तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हमेशा कोई भी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, यानी कि बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उनका एक परिषद भी था। वो परिषद में 4 सदस्य थे, 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल, वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फिर दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिता है, इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर, यानी कि बंगाल का गवर्नर, जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर आते थे, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन आते थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी जब आएगी तो मद्रास के गवर्नर भी बंगाल के अधीन आएगी। मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई, उनके शासन में हो गए, यानी कि
बंगाल का गवर्नर जनरल का शासन हो गया मद्रास के गवर्नर और बंगाल के बम्बई के गवर्नर के, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर तीनों अलग थे, क्योंकि तीनों गवर्नर थे। लेकिन जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पद ऊंचा कर दिया गया, और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया, तो तीनों प्रेसिडेंसियों में बंगाल के गवर्नर जनरल सबसे हेड हो गए और मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल पर उनका शासन चलने लगा। यानी कि मद्रास के गवर्नर और बम्बई के गवर्नर को भ्रष्टाचार के आरोप में बंगाल के गवर्नर जनरल बर्खास्त भी कर सकते थे, क्योंकि उनके अधीन थे। देखिए इसमें अगला पॉइंट है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त भी कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके एक साल बाद 1774 ईस्वी में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, हाई कोर्ट, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि एक उसमें चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश एक थे, और मुख्य न्यायाधीश के नीचे 3 अन्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस एक थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए अगला टॉपिक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, देखिए इस टॉपिक का मतलब समझिए, इसके तहत कंपनी के व्यापारियों को, कर्मचारियों को, कंपनी के जो कर्मचारी थे, अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनको भारत में निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि कंपनी के जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं वो भारत में अपना कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा पारित किया गया था। फिर उसके बाद क्या है, और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि भारत के जो लोग हैं उनसे अंग्रेज़ अधिकारी ना तो रिश्वत ले सकते हैं और ना ही उपहार ले सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, और अंग्रेज़ अधिकारी भारत के लोगों, किसी भी लोगों से, भारत के राजाओं से ना ही उपहार ले सकते हैं और ना ही रिश्वत ले सकते हैं। तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए अगला टॉपिक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहा जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की गवर्निंग बॉडी, कंपनी का सबसे हेड बॉडी, सबसे उच्च अधिकारी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेज सरकार का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र गड़ाए हुए थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे उच्च अधिकारी, सबसे उच्च आयोग था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अंग्रेज अधिकारियों पर नज़र गड़ाए हुई थी, उस पर उसका अधिकार था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वह गवर्निंग बॉडी के अधीन थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण करना चाहती थी और उनका नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज अधिकारी है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके ब्रिटिश सरकार का। तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए इससे भारत में देखिए इसमें मिसप्रिंट थोड़ा सा, भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी की गवर्निंग बॉडी, उसे अनिवार्य कर दिया गया। तो क्या अनिवार्य कर दिया गया, तो भारत में जितने भी राजस्व है, नागरिक है और सैन्य मामला है, इनकी सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कंपनी का जो शासन था 1773 से 1858 तक चला। इसके पहले मैंने 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया। आगे की वीडियो में और भी मैं बहुत सारे टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम रोज़ हमेशा पॉलिटिकल साइंस का एक एक अच्छा टॉपिक लेकर आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।